हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे पास तुम लोगों के लिए एक स्पेशल चीज़ है। मैं आज तुम लोगों को अलेक्जेंडर ड्यूमा के प्रसिद्ध उपन्यास द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो का हिंदी ट्रांसलेशन सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है कैदी की करामात। ये नॉवेल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में टीनेजर्स में बहुत पॉपुलर रहा है। तो मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ इसका हिंदी ट्रांसलेशन। क्योंकि ये एक उपन्यास है, नॉवेल है, तो ये बहुत लंबा है, इसलिए मैं 2 पार्ट्स में अपलोड करूँगी और दोनों पार्ट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको इनके लिंक्स मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं कैदी की करामात। ये फ्रांस देश की कहानी है। उस समय फ्रांस के पुराने राजवंश का पतन हो गया था। फ्रांस के निवासियों ने अपने देश में प्रजातंत्र की स्थापना की थी, लेकिन प्रजातंत्र ज़्यादा दिन टिका नहीं। तुमने नेपोलियन का नाम तो सुना ही होगा। वो प्रजातंत्र शासन में एक साधारण सेनापति था, लेकिन अपनी बुद्धि और साहस का प्रयोग करके देखते देखते वो फ्रांस का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया और एक दिन उसने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। लोग उसके आतंक से डरते थे, लेकिन एक साधारण से सिपाही को एकाएक सम्राट बनते देखकर मन ही मन उससे जलते रहते थे। इसी बीच यूरोप के देशों में फ्रांस से युद्ध छिड़ गया। लोगों ने नेपोलियन का साथ देने से आनाकानी करना शुरू किया। नेपोलियन अकेला क्या कर सकता था? अंत में उसे राजगद्दी छोड़कर अलग हट जाना पड़ा। वो एल्बो नाम के एक द्वीप में चला गया और वहीं रहने लगा। इस मौके का लाभ उठाकर उसके विरोधियों ने पुराने राजवंश के एक बुढ़े को कहीं से खोज निकाला और उसे फ्रांस के राज सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन फ्रांस की जनता इससे खुश नहीं हुई। लोग नेपोलियन से डरते थे, उससे जलते थे, लेकिन साथ ही उसे चाहते भी थे। उन्होंने गुप्त रूप से नेपोलियन को फिर से लाने का उपाय सोचना शुरू किया। जनता के खास नेताओं ने नेपोलियन से चिट्ठी पत्री शुरू कर दी। इनमें कई तरह के लोग थे जो एल्बो द्वीप से नेपोलियन के पत्र लाते थे और फ्रांस से खास नेताओं के पत्र नेपोलियन के पास ले जाते थे। फ्रांस के दक्षिण में मार्सेल्स नाम का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। उस समय उस नगर में मोरेल नाम का एक आदमी रहता था। वो एक बड़ा व्यापारी था। दूर दूर के देशों से उसका व्यापार चलता था। कई जहाज उसका माल लाद कर देश परदेश जाते थे। इनमें से एक जहाज़ का नाम था फराओ। इस जहाज़ में एडमंड दांते नाम का एक युवक काम करता था। यह उसके जीवन की कहानी है। जिस जहाज़ में एडमंड काम करता था, उसका कप्तान भी चुपके नेपोलियन के पास चिट्ठी पत्री लाया ले जाया करता था। एक बार की बात है, फराओ जहाज़ कलकत्ता से माल भरकर वापस लौट रहा था। रास्ते में जहाज़ का बूढ़ा कप्तान अचानक बीमार पड़ गया। जहाज़ में जो कुछ दवाई वगैरह थी उससे उसका इलाज करने की कोशिश की गई, लेकिन देखते देखते ही उसकी बीमारी बढ़ती गई। जहाज़ के कर्मचारियों और दूसरे लोगों को लगा कि कप्तान का अंत समय निकट आ गया है और वो अब बच नहीं सकेगा। इस बात से सबसे अधिक खुशी जहाज़ के एक खलासी को हुई, जिसका नाम था डैंगलर्स। उस बूढ़े कप्तान के बाद डैंगलर्स ही कप्तान बनने वाला था, क्योंकि वही सबसे बड़ा खलासी था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। एक दिन बूढ़े कप्तान ने सब लोगों को बुलाकर कहा, मेरा अब कोई ठिकाना नहीं, किसी भी दिन ऊपर से बुलावा आ सकता है। इसलिए जब तक अपने मालिक जहाज़ के लिए किसी दूसरे कप्तान का इंतजाम नहीं कर देते, तब तक के लिए मैं एडमंड को कप्तान बनाता हूँ। आज से वही मेरा काम संभालेगा। ये सुनकर डैंगलर्स की सारी इच्छाओं पर पानी फिर गया। वो कप्तान बनना चाहता था, परंतु एक दूसरे खलासी को कप्तान बना दिया गया। उसे बहुत गुस्सा आया। फौरन वो कप्तान के पास से चला आया। एडमंड के विरुद्ध उसका मन ईर्ष्या से भर उठा। उसने मन ही मन उससे बदला लेने का निश्चय किया। उधर जहाज़ के दूसरे खलासी एडमंड को बहुत चाहते थे। उन्होंने एडमंड को खुशी खुशी अपना कप्तान स्वीकार कर लिया। बूढ़े कप्तान ने एडमंड को कप्तान बनाने के बाद अपने कमरे में बुलाया और वहाँ खड़े दूसरे खलासियों को हाथ के इशारे से बाहर जाने को कहा। सब बाहर निकल आए। डैंगलर्स फौरन ताड़ गया कि कप्तान एडमंड को कुछ गुप्त बात बताना चाहता है, इसलिए उसने सबको वहाँ से हटा दिया है। सब लोग हट गए, लेकिन डैंगलर्स वहीं एक दरवाजे के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। अंदर कप्तान ने एडमंड के हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज़ दिया और कहा, एडमंड, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। यह काम करना ही चाहिए।
देखो, जब तुम स्वदेश लौटो तो पेरिस जाकर इस आदमी से ज़रूर मिलना और ये कागज़ उसे दे देना। लेकिन होशियार रहना, किसी को भी इस बारे में मालूम ना हो। एडमंड को यह सब कुछ अजीब सा लगा, लेकिन वो कप्तान का आदर करता था, इसलिए वो इस काम के लिए राजी हो गया। लेकिन उसे ये मालूम न था कि ये सब क्या है। सिर्फ कागज़ पर उसने नाम पढ़ा तो उस पर किसी मस्त्यु नौर्तीय का नाम लिखा था, साथ ही उसके घर का पता लिखा था। उसने कप्तान से कहा, आप किसी बात की चिंता न कीजिए, मैं ये कागज़ ज़रूर ठीक पते पर पहुंचा दूंगा। कप्तान ने शांति की सांस ली। इधर बाहर खड़ा खड़ा डैंगलर्स सब सुन रहा था। उसे फ़ौरन मालूम हो गया कि यह सब क्या मामला है। उसने ताड़ लिया कि नेपोलियन की चिट्ठी है और वो बूढ़ा कप्तान खुद नेपोलियन के पास से इस चिट्ठी को लाया है। वो मन ही मन हंसा और उसने एडमंड से बदला लेने की तरकीब सोचनी शुरू की। वो जानता था कि अगर इस चिट्ठी की बात अधिकारियों को मालूम हो जाए तो एडमंड मुसीबत में पड़ सकता है। ठीक समय पर जहाज़ बंदरगाह में दाखिल हुआ। जहाज़ का मालिक मॉरल जहाज़ देखने आया। एडमंड ने उसे सारी बात बतला दी। मॉरल पहले से ही एडमंड से खुश रहता था। अब उसे पूरे जहाज़ का काम संभालते देखकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने बातचीत में इशारा किया कि एडमंड को ही जहाज़ का कप्तान बना दिया जाएगा। मालिक से बातचीत करके और फिर जहाज़ की ठीक से व्यवस्था करके एडमंड घर लौटा। घर में उसका बूढ़ा पिता था और मर्सिडीज नाम की एक सुंदर लड़की भी यहीं रहती थी, जिसके साथ एडमंड का विवाह होने वाला था। उधर डैंगलर्स ने एडमंड और मालिक के बीच क्या बातचीत हुई इसे मालूम कर लिया। यह जानकर कि मालिक एडमंड को ही कप्तान बनाएगा, उसकी बची खुची आशा भी समाप्त हो गई। जब वो जहाज़ से बाहर आया तो एडमंड के खिलाफ ईर्ष्या से उसका मन भर उठा था। उसने कसम खाई कि वो एडमंड का सर्वनाश किए बगैर चैन से नहीं बैठेगा। ये सब सोचते सोचते वो एक शराब खाने में शराब पीने के लिए घुस गया। वहाँ एक कोने में उसे एक आदमी बैठा दिखाई दिया जिसे वो पहचानता था। नाम था फर्नांद। डैंगलर्स जानता था कि फर्नांद मर्सिडीज का दूर का रिश्तेदार है और मर्सिडीज के साथ एडमंड की शादी होने वाली है। मर्सिडीज और फर्नांद बचपन में साथ साथ खेले कूदे थे और एक दूसरे को बहुत मानते थे। लेकिन फर्नांद बाद में मन ही मन मर्सिडीज से शादी करने के मंसूबे बांधने लगा। मर्सिडीज इसके लिए राजी नहीं हुई क्योंकि वह उसे अपने भाई की तरह मानती थी। इसके अलावा वो एडमंड को बहुत चाहती थी। कुछ दिनों बाद मर्सिडीज और एडमंड के विवाह की बात भी पक्की हो गई। लेकिन इतने पर भी फर्नांद ने आशा नहीं छोड़ी। वो बराबर इसी कोशिश में लगा रहता था कि किसी तरह मर्सिडीज उससे शादी करने के लिए राजी हो जाए। उसे मालूम हो गया था कि एडमंड यात्रा से लौट आया है और उसकी कुछ दिन की छुट्टी भी है तथा इसी बीच दोनों का विवाह होने वाला है। इसीलिए बहुत निराश होकर वो शराब खाने में एक कोने में बैठा था। डैंगलर्स उसके पास पहुंचा और बात ही बात में उसने फर्नांद के मन का हाल जान लिया। उसे मालूम हो गया कि फर्नांद एडमंड से बहुत नाराज़ है। बस फिर क्या था, डैंगलर्स तो इसी मौके की तलाश में था। उसने फर्नांद से कहा, देखो फर्नांद, मैं तुम्हारी मुश्किल बड़े मज़े से आसान कर सकता हूँ और एडमंड को तुम्हारे रास्ते से हटा सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। डैंगलर्स ने आसपास ध्यान से देखा और चुपके से उससे कहा, तुम्हें एक चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। चिट्ठी? किसके नाम? तुम ये मत पूछो, बस मैं जिस तरह कहता हूँ लिखते जाओ। फर्नांद की समझ में कुछ नहीं आया। वो इससे काफ़ी घबरा गया, लेकिन फिर भी उसने एक नौकर से कागज़ कलम मंगाया और लिखना शुरू किया। चिट्ठी मार्सेल्स के मेयर के नाम थी। उसमें लिखा गया, एक राजभक्त नागरिक आपको सूचित करना चाहता है कि मॉरेल की कंपनी में फराउ नाम के एक जहाज़ में काम करने वाला एक खलासी एडमंड दांते, जो अब उसका कप्तान बना दिया गया है, राजा के विरुद्ध चलने वाले षड्यंत्रों में भाग ले रहा है। वो एल्बो द्वीप से नेपोलियन के पास से एक खास चिट्ठी लाया है। अगर उसे गिरफ्तार कर लिया जाए और ठीक से जांच पड़ताल की जाए तो चिट्ठी उसके पास मिल सकती है। चिट्ठी या तो उसके पास है या जहाज़ में उसके कमरे में कहीं छिपा कर रखी गई है। यह चिट्ठी गुमनाम थी और इसके नीचे किसी का दस्तखत नहीं था। डैंगलर्स ने कहा, कहो क्या राय, देखा तुमने? अब तुम एडमंड से बड़ी आसानी से बदला ले सकते हो और उसे अपने रास्ते से हटा सकते हो। लेकिन फर्नांद एडमंड का इतना बड़ा नुकसान करने से हिचक रहा था। उसने काफ़ी आनाकानी की और इस षड्यंत्र से दूर रहना चाहा। डैंगलर्स बार बार उससे कह रहा था कि यह चिट्ठी तुम मेयर के पास पहुंचा दो,
बाकी तुम्हें और कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब अपने आप हो जाएगा। लेकिन फर्नांड डर रहा था। डैंगलर्स की समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह उसे एडमंड के खिलाफ भड़काए। इतने में अचानक डैंगलर्स की बाहर सड़क पर नज़र पड़ी तो उसने देखा कि एडमंड मर्सिडीज के साथ सड़क पर चला जा रहा था। वो उसके साथ घूमने निकला था। डैंगलर्स ने फ़ौरन मौके का लाभ उठाया और सड़क की ओर इशारा करके फर्नांड से कहा, देखो वो दोनों चले जा रहे हैं। एडमंड उसके साथ घूमने निकला है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम भी इसी तरह मर्सिडीज के साथ घूम फिर सको और अंत में एक दिन उसे अपनी बना सको तो तुम्हें एडमंड के खिलाफ कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैंने तुम्हें सबसे आसान रास्ता बतला दिया है। फर्नांड पर इसका वही असर पड़ा जो आग में घी का पड़ता है। मारे ईर्ष्या के वो जल उठा और एडमंड के खिलाफ वो सब कुछ करने को तैयार हो गया। उसने कागज़ जेब में रख लिया। थोड़ी देर बाद ही वो शराब खाने से बाहर निकल आया। फिर सबसे पहला काम जो उसने किया वो था चिट्ठी का डाक के डिब्बे में छोड़ना। डैंगलर्स की खुशी की सीमा न रही। उसका काम पूरा हो गया था। वो मज़े में गुनगुनाता हुआ घर लौट गया। कुछ दिनों बाद एडमंड के विवाह की तिथि आ पहुंची। विवाह की हंसी खुशी में भाग लेने के लिए उसने जहाज के सभी खलासियों और अपने दूसरे इष्ट मित्रों को निमंत्रित किया। फर्नांड और डैंगलर्स भी उसके मित्र की तरह उसे बधाई देने के लिए आ पहुँचे। जहाज के मालिक मॉरेल भी अपने साथियों के साथ आए। सब लोग हंसी मजाक और खाने पीने में लगे थे कि इतने में अचानक पुलिस के कुछ आदमी वहां आ पहुंचे। 2-3 सिपाही दरवाजे पर रास्ता रोककर खड़े हो गए। ये देखकर सभी लोग चौंक पड़े। मेहमानों में घबराहट फैल गई। लोगों की समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। जो लोग खा पी कर आनंद मनाने में लगे हुए थे उनकी सारी हंसी गायब हो गई और डर के मारे उनका दिल धड़कने लगा। वहाँ एकदम सन्नाटा छा गया। दरोगा ने जरा कड़कती हुई आवाज़ में पूछा, एडमंड दांते किसका नाम है? अपना नाम सुनकर एडमंड का चेहरा उतर गया, लेकिन किसी तरह अपने आप पर काबू पाकर वो आगे आया और बोला, एडमंड मेरा नाम है। दरोगा आगे बढ़कर बोला, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। एडमंड ये सुनकर सन्न रह गया। उसके पैर लड़खड़ा गए। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दूसरे लोग भी मारे घबराहट के कुछ न बोल सके। एडमंड ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, आप लोग मुझे गिरफ्तार करने आए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद आप लोग गलती कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिसके लिए मुझे गिरफ्तार होना पड़े। दरोगा बोला, तुम मस्यू मॉरेल के जहाज़ में काम करते हो ना? तुम ही हो फराओ नाम के जहाज़ पर तैनात हो ना? एडमंड बेचारा चुप रह गया। उसने एक आध बार और विरोध करने की कोशिश की, लेकिन दरोगा टस से मस होने को तैयार ही न था। एडमंड अपने पिता मर्सिडीज तथा अपने मालिक मॉरेल की ओर घूमकर बोला, जरूर इन लोगों से कोई गलती हो रही है, लेकिन ये पुलिस वाले हैं, भला मेरी बात क्यों मानेंगे? मैं ज़रा इनके साथ थाने तक हो आऊँ। मैंने कोई अपराध तो किया नहीं है, भला फिर मुझे क्यों गिरफ्तार किया जाएगा? थाने में सब तय हो जाएगा। आप लोग कोई चिंता ना करें, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर वो मर्सिडीज का हाथ दबाकर बोला, घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा। कहकर वो सिपाहियों के साथ वहाँ से चल पड़ा। रंग में भंग पड़ गया। सारी हंसी खुशी पर पानी फिर गया। लोगों के चेहरे उतर गए। धीरे धीरे वहाँ से भीड़ छटने लगी। जो लोग बच गए वो एक दूसरे की ओर उदास नज़रों से देखते हुए वहीं बैठे रहे। मॉरेल सबको हिम्मत बनाने की कोशिश करता रहा। वो कह रहा था, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस वालों से ज़रूर कोई गलती हुई है, आप लोग यहीं रहिए, मैं ज़रा एडमंड को छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, कोतवाल से मेरी जान पहचान है। ये कह के मॉरेल वहाँ से चला गया। मेहमान लोग बैठकर इंतजार करने लगे। 1 घंटा बीता, दूसरा बीता, लेकिन ना तो मॉरेल ही लौटा और ना एडमंड ही। इसलिए धीरे धीरे बाकी बचे हुए लोग भी जाने लगे। सिर्फ एडमंड के पिता और मर्सिडीज बचे, जो अपने दुर्भाग्य पे आंसू बहाते रहे। फर्नांड पहले से इस काम को करने में घबरा रहा था। फिर किसी तरह जोश में आकर उसने चिट्ठी डाल दी थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी शरारत का इतना बुरा नतीजा निकल सकता है। वो ये सब देख नहीं सका और चुपचाप वहाँ से खिसक गया। लेकिन डैंगलर्स मन ही मन प्रसन्न हुआ। वो वहाँ बैठा रहा। थोड़ी देर में कैड्रोसी नाम के एक जहाजी उसके पास आया और बोला, ये सब तुम्हारी शरारत है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसके पीछे तुम ही हो। उस दिन शराब खाने में तुमने फर्नांड से जो कुछ कहा था वो सब मैंने सुन लिया था। मैं वहीं एक कोने में बैठा था। तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। डैंगलर्स पहले तो घबराया कि उसका भेद उस आदमी को कैसे मालूम हो गया, लेकिन उसने सोचा कि जब इसे मालूम हो ही गया है तो इससे ज़रा ढंग से पेश आना चाहिए। वो बोला, जानते हो तो क्या हुआ?
जब तुम उस समय नहीं बोले तो इस समय बीच में क्यों पड़ते हो? जाओ अपना काम देखो। तुम्हारे इस तरह चीखने चिल्लाने से हो सकता है मैं भी पकड़ा जाऊं और तुम भी बच नहीं सकोगे। सब लोग यही मानेंगे कि तुम्हारा भी षड्यंत्र में हाथ है। कैडरोसी जरा डरपोक स्वभाव का था। वो डैंगलर्स की बात सुनकर डर गया और चुप्पी मार गया। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि सबको बतला दे कि षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है। उधर सिपाहियों ने एडमंड को शहर के मेयर के सामने पेश किया। मेयर ने उससे तरह तरह के सवाल पूछने शुरू किए, लेकिन इसी बीच एक सिपाही ने जहाज में एडमंड के कमरे से मिले एक कागज़ को उनके हाथ में रख दिया। कागज़ को देखते हुए चौंक उठे, क्योंकि कागज़ जिसके पास जाने वाला था और जिसका नाम उस पर लिखा था वो और कोई नहीं, मेयर मिस्टर विलफोर्ड के अपने ही पिता थे। उन्हीं का नाम मस्तियू नॉर्तिये था। देखते देखते मेयर के माथे पर पसीना झलक आया। उन्हें मालूम था कि उनके पिता नेपोलियन के पक्ष में हैं और राजा को नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उनके पिता और नेपोलियन के बीच गुप्त पत्र व्यवहार चलता है। वे जानते थे कि अगर इस चिट्ठी की बात मालूम हुई और सारा भेद खुला तो न सिर्फ उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, बल्कि उन्हें मौत की सज़ा भी हो सकती है। और पिता की हालत क्या होगी ये तो साफ जाहिर है। उनके बचने की तो उम्मीद ही नज़र नहीं आ रही थी। खूब सोच विचार कर उन्होंने एक उपाय ढूंढ निकाला। उन्होंने सब लोगों को वहाँ से बाहर जाने को कहा और फिर एडमंड को अपने पास बुलाकर पूछा, एडमंड, तुम्हें ये कागज़ कहाँ से मिला? डरो मत, मुझे साफ साफ बताओ। एडमंड बड़ा भोला आदमी था। उसने मेयर की बात पर विश्वास कर लिया और उसे सब कुछ बता दिया। उसने यह भी बताया कि किस तरह कप्तान ने मरते समय उसे ये काम सौंपा था। सब सुनकर मेयर ने उससे पूछा, अच्छा अब जरा ये बताओ कि इस कागज़ पर जिसका नाम पता लिखा है उसे तुम जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। कभी तुमने उनका नाम सुना है? नहीं। यह सुनकर मेयर ने शांति की सांस ली। उसने अपने मन की बात मन में रखी और कहा, एडमंड, तुम्हें यह मालूम है कि अगर किसी को भी इस चिट्ठी के तुम्हारे पास होने की खबर मिली तो तुम गिरफ्तार किए जा सकते हो और तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सकती है। इस चिट्ठी को अपने पास रखना राजद्रोह है। इस अपराध की सज़ा में तुम्हें फांसी तक दी जा सकती है। यह सुनकर एडमंड का चेहरा फक पड़ गया। वो बोला, लेकिन हुजूर, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मेयर ने बहुत गंभीर चेहरा बनाकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन भला दूसरे ये सब कैसे समझेंगे? चिट्ठी तुम्हारे पास मिली और तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है, भला इस पर कौन विश्वास करेगा? एडमंड हाथ जोड़कर बोला, नहीं नहीं, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। ईश्वर जानता है मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। जैसे भी हो आप मेरी रक्षा कीजिए। मेयर ने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा, मामला तो बड़ा संगीन है, फिर भी देखो मैं कोशिश करूँगा, लेकिन इतना याद रखना कि किसी को इस चिट्ठी की बात मालूम ना हो, और यह तो मालूम ही नहीं होना चाहिए कि यह चिट्ठी किसके नाम है, वरना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूँगा। ये सुनकर एडमंड की जान में जान आई। वो गिड़गिड़ा कर बोला, हुजूर, किसी तरह मुझे बचा लीजिए। मैं ज़िंदगी भर आपका गुलाम रहूँगा। मैं किसी से भी नहीं कहूँगा कि ये चिट्ठी कैसी है और किसके नाम है। मेरी जान अब आपके हाथ में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी मदद करेंगे। मेयर ने गंभीर स्वर में कहा, मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं करूँगा। यह चिट्ठी तुम्हारे खिलाफ सबूत की तरह पेश की जा सकती है। इसे मैं तुम्हारे सामने ही नष्ट किए देता हूँ। ये कहकर उन्होंने उसके सामने ही उस कागज़ के टुकड़े टुकड़े कर उसे जला डाला। एडमंड ये जान ही नहीं सका कि मेयर ने उसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद अपने आप को और अपने पिता को बचाने के लिए कागज़ को नष्ट किया है। कुछ सोचकर उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ दिनों तक जेल में रहना पड़ेगा, इसके बाद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। एडमंड ने मेयर को धन्यवाद दिया और फिर वो सिपाहियों के साथ चला गया। उसके मालिक मस्यू मॉरल अदालत के बाहर बैठे थे। मेयर ने उससे कहा, मामला बड़ा संगीन है, लेकिन मैं भरसक अपनी कोशिश करूंगा कि ये लड़का छोड़ दिया जाए। अब आप जाइए, किसी तरह इसके माता पिता को समझाने की कोशिश कीजिए। मस्यू मॉरल निराश होकर घर लौट आए और एडमंड के पिता और मर्सिडीज को समझाने की कोशिश करने लगे। एडमंड मेयर की बात पर विश्वास करके छूटने की उम्मीद में किसी तरह जेल में दिन काटने लगा। उसने किसी को ये नहीं बताया कि उसे क्यों पकड़ा गया है, उसके पास किसके नाम चिट्ठी थी या उसमें क्या लिखा था। उसे मेयर पर पूरा भरोसा था और उसने उनको वचन दिया था कि वो किसी को उस चिट्ठी के बारे में नहीं बताएगा। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन एडमंड अपनी कोठरी में कुछ उदास होकर बैठा था कि इतने में अचानक उसके पास कुछ सिपाहियों ने आकर कहा, चलो हमारे साथ चलो। एडमंड को कुछ आशा भी हुई, लेकिन साथ ही वो कुछ घबराया भी। उसने पूछा, कहाँ?
सिपाहियों ने डांट कर कहा, बहस ना करो, चुपचाप चले चलो, थोड़ी देर में ही मालूम हो जाएगा कि कहाँ जाना है। एडमंड कुछ नहीं बोला। उसे मेयर की बात का विश्वास था। उसने सोचा कि शायद उसे जेल खाने से रिहा किया जा रहा है। वो उठा और उनके साथ चला गया। चलते चलते वे लोग समुद्र के किनारे जा पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर सिपाहियों ने उसको एक नाव में बैठने को कहा। उसने आश्चर्य से पूछा, क्यों, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? उसके जवाब में एक सिपाही ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो, बेकार सवाल जवाब ना करो, अभी थोड़ी देर में मालूम हुआ जाता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। नाव चल पड़ी। एडमंड को अब भी आशा थी कि मेयर साहब उसकी मदद कर रहे हैं और उसे चुपचाप जेल से रिहा कराकर फ्रांस की सीमा के बाहर कहीं छुड़वा देना चाहते हैं। इसलिए वो समुद्र का दृश्य देखता हुआ चुपचाप बैठा रहा। लेकिन कुछ दूर जाने पर एक पहाड़ी की चोटी पर किसी भारी बड़े किले जैसी चीज़ को देखकर उसका दिल धड़कने लगा। एक अज्ञात आशंका से वो कांपने लगा। उसने डरते डरते पूछा, वो कौन सी जगह है? एक सिपाही ने जवाब दिया, वहीं तुम्हें जाना है। बहुत देर से तुम्हें जानने की उतावली थी ना, अब अच्छी तरह देख लो, ये फ्रांस का सबसे भयानक जेल खाना है। ये सुनकर तो जैसे उसके होश उड़ गए। कहाँ तो वह सोच बैठा था कि मेयर साहब उसको रिहा करवा रहे हैं और कहाँ ये चारों तरफ समुद्र से घिरा पहाड़ी जेल खाना। वो बोला, जरूर तुम लोगों से कोई गलती हुई है, मुझे तो शीघ्र ही छोड़ा जाने वाला था, मुझे वहाँ क्यों भेजा जा रहा है? मैं निर्दोष हूँ। इस पर सभी सिपाही खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, बड़े चालाक मालूम पड़ते हो, हमको भी पट्टी पढ़ाना चाहते हो, चुपचाप बैठे रहो। धीरे धीरे किला पास आया। उसकी पत्थर की काली काली दीवारें देखकर एडमंड का दिल दहल गया। उसे किले की ओर ले जाया जा रहा था, लेकिन फिर भी वो मन ही मन यही सोच रहा था कि जरूर इन लोगों से कोई गलती हुई है, वरना भगवान के राज में इतना बड़ा अंधेर नहीं हो सकता। उसने सिपाहियों से हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ा कर कहा, एक बार मुझे मेयर साहब के पास ले चलो, वे मुझे छोड़ देंगे। लेकिन सिपाहियों ने उसकी एक न सुनी। पहले तो वे लोग उसका मजाक बनाते रहे, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं था, उन्हें जो हुक्म मिला था उसी को वे पूरा कर रहे थे। जब एडमंड ज़्यादा विरोध करने लगा तो सिपाहियों ने भी बल का प्रयोग किया और ज़बरदस्ती खींचते हुए उसे किले में ले गए। एडमंड विरोध करता रहा और किले के बड़े बड़े दरवाजे बंद हो गए। बेचारा एडमंड, अभी तो सिर्फ 18-19 साल की उसकी उम्र थी। अभी अभी वो काम लायक हुआ था। उत्साह और ईमानदारी से काम करके उसने मालिक को प्रसन्न कर लिया था। मर्सिडीज जैसी लड़की से उसका विवाह होने वाला था और इसी बीच उसे दुनिया से दूर इस भयानक किले में बंद कर दिया गया, जिसके चारों तरफ पानी ही पानी था। किले में एडमंड को एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में रखा गया। इस कोठरी में दीवार से ऊपर की तरफ सिर्फ एक छोटा सा छेद था, उसी से थोड़ी बहुत हवा आ सकती थी। यह कोठरी शायद तहखाने में थी, इसीलिए आसपास के किसी आदमी की झलक तक उसे नहीं मिलती थी। सिर्फ शाम सुबह पहरेदार आते थे और उसके आगे खाना सरका कर चले जाते थे। वो पहरेदारों के आगे हाथ पैर जोड़ता और अपने को कोतवाल के पास पहुंचा देने की मांग करता। कभी वो उनसे चिट्ठी लिखने की इजाज़त मांगता, लेकिन वहाँ कोई उसे सुनने वाला नहीं था। इसी तरह दिन पर दिन बीतने लगे। किसी ने उसकी खबर नहीं ली। उस बेचारे को यह भी नहीं पता था कि कितने दिनों तक उसे इस काल कोठरी में सड़ना पड़ेगा। सारी आरजू मिन्नत बेकार गई। उसने पहरेदारों से प्रार्थना की कि कुछ और नहीं तो उसे जरा जेलर से ही मिला दिया जाए, लेकिन इसके जवाब में उसे बताया गया कि जेलर किसी से मुलाकात नहीं करते। चारों तरफ से निराश होकर वो तो जैसे पागल हो गया। अंत में उसने पहरेदारों को धमकाना शुरू किया कि अगर जेलर से नहीं मिलाया गया तो वो उनमें से जिसको पकड़ पाएगा उसका गला घोंट देगा। उसने सोचा था कि शायद इससे डर कर पहरेदार उसे जेलर के पास पहुंचाने को राजी हो जाएंगे, लेकिन उसका उल्टा ही परिणाम निकला। उसे तहखाने की एक और अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। पहले वाली कोठरी में तो थोड़ा सा छेद था जिससे ताज़ी हवा आती थी और कभी कभी सूरज की एकाध किरण भी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा था। वो बहुत रोया चिल्लाया, किसी ने उसकी एक ना सुनी। उधर मस्यू मॉरल रोज मेयर के पास जाते थे और उससे एडमंड के समाचार मालूम करते थे। शुरू में तो मेयर उन्हें मीठे मीठे शब्दों में आश्वासन देता रहा, लेकिन बाद में उसने मॉरल से मिलना ही बंद कर दिया। एडमंड के बूढ़े बाप और असहाय मर्सिडीज की स्थिति देखकर मॉरल ने बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई फल नहीं निकला। इधर नेपोलियन मौके की तलाश में था और फिर से राज्य प्राप्त करने की कोशिश में लगा था। मौका पाते ही उसने एक बड़ी भारी फौज बटोरी और फिर फ्रांस पर हमला कर दिया। पूरे फ्रांस में भगदड़ मच गई।
बूढ़े राजा 18वें लुई ने एक फ़ौज नेपोलियन को रोकने के लिए भेजी, लेकिन उल्टे वो फ़ौज पूरी की पूरी नेपोलियन से जा मिली। धीरे धीरे पूरी तैयारी करके नेपोलियन ने फ्रांस की राजधानी पेरिस पर हमला करने की योजना बनाई। इस मौके पर पुराने कैदियों में छोड़े जाने की आशा थी। मॉरल बराबर इस कोशिश में लगा था कि मेयर को समझा बुझाकर एडमंड को छोड़ने के लिए राजी कर लिया जाए, लेकिन मेयर बड़ा डरपोक था। वो सोचता था कि अगर कहीं नेपोलियन हार गया और राजा का ही शासन रहा तो एडमंड को छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। यहाँ तक कि राजधानी में नेपोलियन की सेनाएं घुस आईं और नेपोलियन ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। अब वो सम्राट बन गया, लेकिन फिर भी मेयर एडमंड को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सका। वो जानता था कि नेपोलियन का राज ज़्यादा दिन नहीं टिक सकेगा, और हुआ भी यही। करीब 100 दिन तक राज्य करने के बाद नेपोलियन को वाटरलू के मैदान में हारना पड़ा और अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा। नेपोलियन के हारने के साथ ही एडमंड के छूटने की आशा भी जाती रही। नेपोलियन के खिलाफ राजा लुई की मदद करने के कारण मेयर विल्फोर्ड का पद बढ़ा और अब वो पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। अब वो चाहता तो एडमंड को छोड़ सकता था। इसके अलावा एडमंड मेयर के पिता का नाम भी नहीं जानता था और ना ही उसे यह पता था कि वो राजा के खिलाफ षड्यंत्र में नेपोलियन से मिला हुआ है। लेकिन इतने पर भी मेयर एडमंड को छोड़ने को राजी नहीं हुआ। उसे अब भी डर था कि कहीं एडमंड छूटकर अधिकारियों को यह न बता दे कि मेयर का पिता राजा के खिलाफ षड्यंत्र में भाग लिया करता था। इस तरह बेचारा एडमंड जेल में सड़ता रहा। उसी अंधेरी कोठरी के पत्थरों पर सिर पटक पटक कर वो रोता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। शुरू के 2-3 साल तक तो वो इसी उम्मीद में बैठा रहा कि शायद उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन अब वो सारी उम्मीदें छोड़ चुका था। अब तो उसे यही विश्वास हो गया था कि सिवाय मौत के और कोई उसे इस काल कोठरी से छुटकारा नहीं दिला सकता। कुछ समय बाद एक सरकारी अधिकारी एक दिन किले के कैदियों की हालत की जांच करने के लिए आया। किले के ऊपरी हिस्से के सारे कैदियों को देखने के बाद उसने पहरेदारों से पूछा, तहखाने में कितने कैदियों को बंद किया है? पहरेदारों ने उसे बताया, नीचे सिर्फ 2 कैदी बंद हैं। उनमें से एक तो विद्रोह करने के अपराध में बंद किया गया है और दूसरा बिल्कुल मूर्ख है, वो पागल मालूम होता है। अधिकारी को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, अच्छा, लेकिन ये लोग हैं कौन? पहरेदार के कप्तान ने बताया, उनमें से एक तो नेपोलियन को फिर से राजगद्दी पर बैठाने के षड्यंत्र में पकड़ा गया था। उसकी उम्र बहुत कम है, लेकिन वो बड़ा खतरनाक आदमी मालूम पड़ता है। और दूसरा एक बूढ़ा पादरी है, वो भी शायद ऐसे ही किसी अपराध में पकड़ा गया था, लेकिन वो बिल्कुल पागल मालूम होता है। वैसे तो वो बड़े शांत स्वभाव का है, लेकिन कभी कभी उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो जेल में पड़ा पड़ा लाखों रुपए की संपत्ति का सपना देखता रहता है। जो कोई उसके पास जाता है वो उससे कहता है कि मुझे यहाँ से छुड़वा दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा रुपया दूंगा। अधिकारी उन दोनों से मिलने के लिए तहखाने में उतरा। पहले उसने एडमंड से बातचीत की। एडमंड ने उसे बताया, मुझे कुछ नहीं मालूम कि मुझे यहाँ किस लिए बंद करके रखा गया है। मुझे अगर मेयर साहब से मिला दिया जाए तो मैं उनको उनका पुराना वादा याद दिलाकर उनसे कहूँगा कि मुझे यहाँ से छुड़वा दिया जाए, और मुझे पूरा विश्वास है कि वे मुझे ज़रूर यहाँ से छुड़वा देंगे। अधिकारी ने उसे हमदर्दी प्रकट की और कहा, तुम्हारे चेहरे से ऐसा नहीं लगता कि तुम खतरनाक आदमी हो। खैर, मुझसे जो कुछ बन पड़ेगा मैं करूँगा। फिर वो उस पागल पादरी से मिलने गया। पादरी ने उसे बताया, मेरा नाम फादर फारिया है। मैं 20 साल तक एक राजकुमार के यहाँ नौकरी करता था, लेकिन पता नहीं क्यों 5 साल पहले मुझे पकड़कर यहाँ बंद कर दिया गया। अगर आप मुझे यहाँ से छुड़वा दें तो मैं आपको बहुत सा रुपया दिला सकता हूँ। पहरेदारों ने पहले से ही उस अधिकारी को पादरी का किस्सा बता दिया था और कह दिया कि वो रुपए देने की बात करता है। इसलिए उसने पादरी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और व्यंग से मुस्कुराता हुआ वहाँ से ऊपर लौट आया। रास्ते में एक सिपाही ने उससे पूछा, हुजूर, इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है, वरना जितने रुपए की बात करता है उसका अगर 1/4 भी इसके पास होता तो आज इस तरह जेल में न सड़ता। अधिकारी बोला, हाँ, तुम्हारा कहना सही मालूम होता है। फिर उसने जेलखाने के दफ्तर में जाकर सब कैदियों के कागजात देखे। कागजों में साफ साफ ये लिखा था कि एडमंड को छोड़ना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं कर सका और चुपचाप वहाँ से लौट आया। बेचारा एडमंड, वह तो पूरी उम्मीद ही खो बैठा कि कभी वो जेल से बाहर भी निकल सकेगा या नहीं। सब तरह से हार कर उसने अपने आप को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। एडमंड के मालिक भी अब उसके रिहा होने की उम्मीद खो बैठे थे। उन्होंने डैंगलर्स को जहाज़ का कप्तान बना दिया।
इस तरह इतने दिनों बाद डैंगलर्स की इच्छा पूरी हुई। एडमंड को कोई आशा नज़र नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो उम्मीद लगाए था कि किसी न किसी तरह इस काल कोठरी से उसे मुक्ति मिल जाएगी। दिन पर दिन बीतते जाते थे। ऐसा लगता था जैसे भाग्य ही उससे रूठ गया था। इतने दिनों से उसने किसी इंसान का चेहरा तक नहीं देखा था। सिर्फ सवेरे पहरादार आता और दरवाजे के नीचे से उसके लिए खाना सरका देता था, बस। इसके बाद दिन भर वहाँ सन्नाटा छाया रहता। मनुष्य या चिड़िया की बोली तक सुनाई नहीं देती। कभी कभी वो सोचता था कि ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, और कभी सोचता था कि जो भाग्य में लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। इसलिए जब उसे मर्सिडीज या अपने बूढ़े पिता की याद आती थी तब वो बहुत बेचैन हो उठता था और पागल की तरह अपनी कोठरी का दरवाज़ा पीटने लगता था और फिर हार कर चुपचाप एक कोने में पड़ा रहता था। धीरे धीरे ईश्वर पर से भी अब उसकी श्रद्धा उठने लगी। वो सारी आशा खो चुका था। अब उसे मालूम हो गया था कि यहाँ से वो कभी नहीं निकल सकेगा। घोर निराशा में उसने अपने प्राण छोड़ देने का निश्चय किया। लेकिन उस कोठरी में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो आत्महत्या कर पाता। बहुत सोचने पर उसने तय किया कि खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया जाए। दूसरे दिन सवेरे जब पहरेदार उसके लिए खाना लेकर गया तो उसने छुआ तक नहीं। दिन भर दीवार की ओर मुँह किए चुपचाप पड़ा रहा। इस तरह दिन बीतने लगे। रोज़ खाना आता था और कोठरी के दरवाजे पर पड़ा रहता था, लेकिन एडमंड उसे छूता तक नहीं था। पहरेदार ये सोचता था कि शायद कैदी बीमार है, इसलिए खाना नहीं खा रहा है। वो बिना बोले रोज़ बचा हुआ खाना हटा लेता था और ताज़ा खाना रख जाता था। भूखा रहने के कारण एडमंड कुछ बीमार सा रहने लगा। वो अधिक कमज़ोर हो गया। उसकी रही से ही शक्ति भी जाती रही। उस अंधेरी कोठरी में जहाँ ना धूप आती थी ना हवा, कोई भी आदमी थोड़े ही दिन में बीमार पड़ सकता था। इसीलिए तबीयत तो उसकी पहले से ही खराब रहती थी, लेकिन खाना न खाने के कारण तो उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे वो बरसों से बीमार हो। वो सोचता था कि चलो अच्छा है, इसी तरह एक दिन जान निकल जाएगी और इस नरक की ज़िंदगी से उसे छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन वो मर नहीं सका। इस बीच एक विचित्र घटना घटी जिससे उसे आशा की एक नई किरण दिखाई दी। हुआ ये कि वो पड़ा पड़ा मौत का इंतजार कर रहा था। इतने में एक दिन उसे कोई आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगता था जैसे बगल की दीवार के पास कोई ज़मीन खोद रहा है। पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई चूहा बिल खोद रहा है, लेकिन अब उसने दीवार से कान लगाकर ध्यान से सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सचमुच ही पास की कोठरी में कोई गड्ढा खोद रहा था। उसने सोचा कि हो सकता है उसका पड़ोसी जेल से छूटने की कोई तरकीब निकाल रहा हो। यह सोचकर एडमंड को भी कुछ आशा बंधी। उसने पहरेदार द्वारा रखे गए खाने में से रोटी का एक टुकड़ा मुंह में रख लिया और थोड़ा पानी भी पी लिया। पेट में अन्न के जाते ही उसमें कुछ शक्ति आई। उसने दीवार पर 3 बार चोट की और फौरन उधर से आवाज़ आनी बंद हो गई। अब एडमंड को विश्वास हो गया कि सचमुच कोई कैदी दीवार तोड़कर इधर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी 3 दिन तक कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। एडमंड को फिर से निराशा ने आ घेरा। वो दिन रात दीवार पर कान लगाए उस आवाज़ की प्रतीक्षा करता रहा। अंत में चौथे दिन फिर आवाज़ आने लगी। एडमंड खुशी से नाच उठा। उसने सोचा कि मुझे भी इस काम में अपने साथी की मदद करनी चाहिए, लेकिन ज़मीन खोदी जाए तो किस चीज़ से? वहाँ कोई साधन तो था नहीं। अंत में उसे एक तरकीब सूझी। जिस तसले में उसे खाना दिया जाता था उसी से उसने दीवार के पास ज़मीन खोदना शुरू किया। जैसे ही पहरेदारों के पैरों की आहट आई उसने काम बंद कर दिया। जब पहरेदार खाना रखकर लौट गया तो खा पीकर वो फिर से अपने काम में जुट गया। थोड़ी देर में उसने काफ़ी ज़मीन खोद डाली और फिर धीरे धीरे दीवार का एक पत्थर भी निकाल लिया। जब पत्थर निकल आया तो एडमंड की खुशी की सीमा नहीं रही। उसे ये सोचकर बड़ा अफसोस हुआ कि इतने दिनों तक मैं चुप क्यों बैठा रहा। अंत में कुछ दिनों में उसने दीवार में छेद कर दिया। जब छेद बड़ा हो गया तो उसमें उसने धीरे से अपने पड़ोसी को आवाज़ दी और उससे पूछा, तुम कौन हो भाई? उधर से आवाज़ आई, तुम कौन हो? एडमंड ने जवाब दिया, मैं एक कैदी हूँ। किस देश के रहने वाले हो? फ्रांस का। तुमने क्या किया था? यहाँ तुम्हें किस लिए बंद किया गया है? मैंने किया तो कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। उसका पड़ोसी ये सुनकर हंस पड़ा और बोला, बिल्कुल निर्दोष? तब क्या बिना किसी अपराध के तुमको यहाँ बंद किया गया है? हाँ, मैं तो यही जानता हूँ। हालांकि मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि सम्राट नेपोलियन को फिर से राज्य दिलाने के षड्यंत्र में भाग लेता हूँ। उसके साथी ने आश्चर्य से पूछा, क्या कहा? क्या सम्राट नेपोलियन अब राज्य नहीं करते? ये प्रश्न सुनकर एडमंड को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, नहीं तो
वे तो राज्य छोड़कर एल्बो द्वीप चले गए हैं। क्या तुम्हें यह नहीं मालूम? उसके साथी ने निराशा के स्वर में कहा, नहीं भाई, भला मुझे यह कहाँ से मालूम हो सकता है? मैं तो जिस दिन से इस कैदखाने में बंद हुआ हूँ, बाहर की मुझे कोई खबर ही नहीं मिलती। एडमंड ने पूछा, तुम कब से यहाँ बंद हो? कई साल हो गए, अब तो मैं गिनती भी भूल चुका हूँ। लेकिन इतना मुझे याद है कि जब मैं यहाँ लाया गया था तब 1811 का साल चल रहा था। ये सुनकर एडमंड कांप उठा। उससे भी 4 वर्ष पहले उस बेचारे को यहाँ बंद किया गया था। इतने में उधर से आवाज़ आई, अच्छा ये तो बताओ, तुम जहाँ खोद रहे हो वो जगह ज़मीन से कितनी ऊंची है और तुम्हारी कोठरी के आगे क्या है? एडमंड बोला, मैं बिल्कुल ज़मीन के पास खोद रहा हूँ। तुम्हारी कोठरी के बाहर क्या है? मेरी कोठरी के बाहर तो कुछ भी नहीं है, शायद ऊपर जाने की सीढ़ी है। ओह, सारी मेहनत बेकार गई। मैंने तुम्हारी दीवार को बाहर की दीवार समझा था। मैं कोठरी खोलकर बाहर निकलना चाहता था। मुझे क्या पता था कि एक कोठरी से निकल के मैं दूसरी कोठरी में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना अच्छा होता अगर मैं बाहर की तरफ वाली दीवार में छेद करता। एडमंड बोला, लेकिन बाहर तो समुद्र है, यहाँ से ज़मीन बहुत दूर है। क्या इतनी दूर तुम तैर सकते हो? ऐसे मौके पर भगवान शरीर में ताकत दे देता है, लेकिन अब क्या किया जाए? खैर, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। अच्छा, अब तुम कुछ ना करना, तब तक फिर दूसरी बार मेरे साथ बातचीत ना हो तब तक तुम चुपचाप पड़े रहना। लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो? उसके पड़ोसी ने एक क्षण रुककर कहा, मैं 27 नंबर का कैदी हूँ। एडमंड बोला, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? तुम इस तरह अपने को छिपाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इसके जवाब में उसका पड़ोसी व्यंग से हंस पड़ा और कुछ नहीं बोला। एडमंड ने गंभीर आवाज़ में धीरे से कहा, देखो भाई, मैं एक ईसाई हूँ और भगवान ईसा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं जेल के पहरेदारों से इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे भी अपने साथ लेते चलो। अगर तुम्हें भागने का कोई रास्ता मिल जाए तो ईश्वर के नाम पर मुझे भी यहाँ से छुड़ा ले चलना, वरना मैं यहाँ दीवार से सिर फोड़कर मर जाऊँगा। तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं आखिरी दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। कुछ देर तक तो उसका पड़ोसी हिचकिचाया और उससे तरह तरह के सवाल पूछता रहा। जब उसे ये मालूम हुआ कि एडमंड 25 साल का युवक है और उस पर विश्वास करने में कोई हर्ज नहीं है, तो वो उसे भी छुड़ाने के लिए राजी हो गया। इसके बाद एडमंड को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। एडमंड ने उस छेद को किसी तरह छिपा दिया। पहरेदारों ने दूर से देखा तो उन्हें कोई शक नहीं हुआ। उस दिन रात में एडमंड को आशा थी कि उसका पड़ोसी उससे बात करेगा, लेकिन रात भर इंतजार करने पर भी उधर से कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। दूसरे दिन जब पहरेदार खाना रख गया तो उसके बाद उसे पड़ोसी की कोठरी की तरफ से दीवार पर 3 थपकियां सुनाई दी। एडमंड फौरन छेद के पास जाकर धीरे से बोला, हाँ कहो। क्या पहरेदार चला गया? हाँ। ठीक है, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। मैंने पहले से काफ़ी इंतजाम कर रखा है, मैं अभी उधर आता हूँ। एडमंड ने देखा जिस छेद को वह बहुत छोटा समझता था वो असल में काफ़ी बड़ा था और उसके पड़ोसी ने अपनी तरफ की दीवार बहुत ज़्यादा खोल डाली थी। थोड़ी देर की कोशिश के बाद ही छेद के 2-4 पत्थर निकल आए और उसमें से एक हाथ दिखाई दिया और देखते देखते एक पूरा आदमी उस छेद में से निकलकर एडमंड के सामने आ खड़ा हुआ। एडमंड दौड़कर उससे लिपट गया। उसने देखा कि उसके पड़ोसी की उम्र 60-62 साल से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके शरीर में काफ़ी ताकत थी। वो फारिया नाम का एक पादरी था जिसे बरसों से यहाँ कैद करके रखा गया था। वो बोला, पहले हम लोग ये सब साफ कर डालें, वरना अगर कोई आ पहुँचेगा तो बड़ी दिक्कत होगी। और फिर एडमंड के खोदे हुए छेदों को देखकर उसने कहा, तुमने तो कुछ खोदा ही नहीं, क्या तुम्हारे पास कोई औजार वगैरह नहीं है? एडमंड को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, औजार? यहाँ जेल में औजार कहाँ से लाया जाए? क्या तुम्हारे पास हैं? पादरी हंसकर बोला, और क्या, बिना औजार के ही इतना सब हो गया। मैंने कई तरह के औजार बना रखे हैं। दीवार में लगे हुए जंजीर के कांटों वगैरह को निकाल कर मैंने अपने लिए औजार तैयार किए हैं। इन्हीं की मदद से मैं 50 फुट लंबी जगह खोदते हुए अंत में दुर्भाग्यवश तुम्हारी इस कोठरी में आ पहुंचा हूँ। 50 फुट? और तुम क्या कह रहे हो? हाँ भाई, मुझे 50 फुट लंबी ज़मीन खोदनी पड़ी। जरा धीरे बोलो, दीवार के भी कान होते हैं। मैं निकलना तो बाहर चाहता था और गलती से यहाँ आ पहुँचा हूँ, लेकिन ईश्वर की इच्छा शायद यही थी। यह कहकर उसने निराशा से आह भरी। एडमंड बोला, क्या तुमने यहाँ से भाग निकलने की आशा छोड़ दी है? पादरी बहुत ही बैठी हुई आवाज़ में बोला, हाँ और क्या। तुम्हारी कोठरी से भागने का कोई रास्ता नहीं है। इसके बाहर एक तरफ पत्थर की बहुत मोटी दीवार है। इसके अलावा इधर से भागने में पहरेदारों का भी बहुत डर है। फिलहाल जो ईश्वर की इच्छा है वही होकर रहेगा।
एडमंड ने उससे पूछा, लेकिन बाबा, तुमने ये नहीं बताया कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए, किस अपराध में तुम्हें गिरफ्तार किया गया। पादरी ने बताया, मैं एक पादरी हूँ और मेरा नाम फारिया है। मैं इटली देश का रहने वाला हूँ जो आज टुकड़े टुकड़े और शक्तिहीन हो चुका है। मैंने उसे एक स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य के रूप में बदलने की कोशिश की। इस सिलसिले में मैंने एक लेख भी लिख डाला था। उसी लेख की वजह से मुझ पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और मुझे यहाँ बंद कर दिया गया। इसके पहले 3 साल तक मैं इटली की एक जेल में था। अब तुम बताते हो कि सम्राट नेपोलियन भी फ्रांस के राजा नहीं रहे। अब फ्रांस की भी वही दशा होगी जो उस समय इटली की थी। कुछ देर तक चुप रहकर पादरी बोला, अभी तो आगे का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए सिवा इसके और कोई चारा नहीं कि चुपचाप बैठकर मौके की राह देखी जाए। इस बीच ये बताओ कि तुमने कितना पढ़ा लिखा। मेरा मतलब यह है कि यहाँ खाली वक्त तुम क्या पढ़ते रहे हो। एडमंड आश्चर्य से उसका मुंह देखने लगा और बोला, यहाँ जेल में पढ़ाई लिखाई कैसे हो सकती है? न कागज़, न कलम, न दवात, न किताब वगैरह। पादरी बोला, लेकिन मैंने तो सारा इंतजाम कर रखा है। मैंने मछली की हड्डी की कलम बना रखी है। मेरी कोठरी में शायद कभी एक भट्टी रही है, उसकी काले के कोने में खूब लगी हुई है। उसी को मैं स्याही की तरह इस्तेमाल करता हूँ। जब कभी लाल स्याही की ज़रूरत पड़ी तो मैंने अपनी उंगली चीर कर खून से लिखा है। इसके अलावा मेरे पास काफ़ी किताबें भी हैं। रोम शहर में मेरे पुस्तकालय में करीब 5000 किताबें थीं। उनमें से करीब 150 किताबें मैं चुन लाया था। उन किताबों को अगर कोई आदमी पढ़ ले तो उसका ज्ञान बहुत बढ़ सकता है। ये किताबें बरसों से जेल में मेरे पास हैं और इन्हें अब तक मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। कई किताबें तो मुझे ज़बानी याद हो गई हैं। एडमंड पादरी की इन बातों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। वो बोला, आप तो कोई असाधारण व्यक्ति मालूम होते हैं। आप हम लोगों जैसे साधारण आदमी नहीं मालूम होते। सच है, बड़े बड़े लेखकों की किताब पढ़ने से आदमी का ज्ञान और हृदय विशाल होता जाता है। लेकिन अपनी ये किताबें आप मुझे कब दिखाएंगे? तुम जब कहो तब। अगर अभी चाहते हो तो चलो। एडमंड बोला, चलो ना, अभी मौका है। पादरी उसको अपनी कोठरी में ले जाने के लिए राजी हो गया। दोनों उस छेद में सरकते हुए आगे बढ़ने लगे। वो छेद क्या था? जैसे एक लंबी सुरंग थी जिसे पादरी ने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। लेकिन वो सुरंग इतनी सकरी थी कि उसमें आगे सरकने में बड़ी कठिनाई होती थी। अपनी कोठरी में पहुंचने पर बूढ़ा पादरी बोला, अभी तो पहरेदारों के आने में करीब 2 घंटे की देरी है, अभी काफ़ी वक्त है। एडमंड को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, वक्त का अंदाज़ा आप इस कालकोठरी में कैसे लगा लेते हैं? बूढ़े पादरी ने कोने में ऊपर बने एक छोटे से रोशनदान की ओर हाथ उठाकर कहा, वही मेरी घड़ी है। वहाँ मैंने धूप का निशान बना रखा है, उसी से अंदाज़ा लगा लेता हूँ। कोठरी के कोने में एक पुरानी भट्टी थी। पादरी ने उसका पत्थर हटाया और उसमें से 4-5 किताबों जैसी कुछ चीज़ें निकाली। ये लंबे लंबे कपड़ों को मोड़ माड़ कर तैयार किए गए कुछ गट्ठर से थे। इन कपड़ों में बहुत ही बारीक बारीक अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। पादरी ने बताया, यह इटली का इतिहास है। इसे 8 दिन में मैंने पूरा किया है। अगर कभी इस नरक से मुक्ति मिली तो एक दिन प्रकाशित होकर यह किताब दुनिया के विद्वानों में खलबली मचा देगी। क्या दिन के उजाले में ही इतना सारा आपने लिख डाला? नहीं तो मैं रात में भी काम करता हूँ। तुम्हें शायद ये सुनकर आश्चर्य हो कि यहाँ रात में मुझे रोशनी कहाँ से मिलती होगी, लेकिन अगर आदमी में बुद्धि हो तो सब कुछ कर सकता है। हम लोगों को खाने को जो गोश्त मिलता है उसमें से चर्बी निकाल कर रख लेता हूँ, फिर उसी से दिया जलाता हूँ। लेकिन आग कहाँ से मिलती है? पादरी ने एक कोने पर पड़े 2 चकमक पत्थरों की ओर इशारा कर दिया, जिन्हें घिसकर वो आग पैदा किया करता था। थोड़ी देर और इधर उधर की बातें होती रहीं। एडमंड उस विचित्र पादरी की सूझबूझ पर आश्चर्य प्रकट करता रहा। अंत में पादरी ने उससे पूछा, तुमने कहा था कि तुम बिल्कुल निर्दोष हो और तुम्हें बिना किसी अपराध के यहाँ बंद कर दिया गया है। एडमंड बोला, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर आप कहें तो मैं अपने पिता की कसम खा सकता हूँ। मुझे आज तक नहीं पता कि मुझे किस अपराध में पकड़ा गया है और इस काल कोठरी में क्यों ठूंस कर रखा गया है। और फिर एडमंड ने उसे अपने जीवन की पूरी कहानी कह सुनाई। यह सुनकर पादरी कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, तुम्हारी कहानी बड़ी अजीब मालूम होती है। हो सकता है तुम्हें यह पता ना हो कि किस अपराध में तुम्हें यहाँ बंद किया गया है, लेकिन तुम पर कोई ना कोई आरोप जरूर लगाया गया होगा। तुम ये सोचने की कोशिश करो कि तुम्हारे जेल में रहने से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ है। किसी का लाभ जरूर है,
वरना तुम्हें जेल में बंद ना किया जाता। तुम बताते हो कि जहाज़ के कप्तान के रूप में तुम्हें तैनात किया गया था और तुम मर्सिडीज से शादी भी करने वाले थे, है ना? लेकिन ज़रा सोचो कि कप्तान बनाए जाने के बाद किसी को इस पर आपत्ति तो नहीं थी। तुम्हारी जगह कोई दूसरा आदमी कप्तान तो नहीं बनना चाहता था। पहले तो एडमंड को कुछ खास बात याद नहीं आई, लेकिन अंत में उसने कहा, हाँ, डैंगलर्स नाम का एक खलासी ज़रूर था जिसके कप्तान होने की बारी थी। और आज जब आप इस तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं तो मुझे यह भी याद आता है कि जब बूढ़े कप्तान ने मरने के पहले मुझे वो गुप्त कागज़ सौंपा था, उस समय हालांकि वहाँ कोई ना था, लेकिन डैंगलर्स को मैंने दरवाजे के पास से जाते हुए देखा था। थोड़ी ही देर की बहस के बाद पादरी ने सिद्ध कर दिया कि डैंगलर्स ही एडमंड की सारी तकलीफ़ों का कारण है। धीरे धीरे उसने याद करके पादरी को यह भी बतलाया कि फर्नांद मर्सिडीज से शादी करना चाहता था, लेकिन वो इसके लिए राजी नहीं थी और इस बात को लेकर फर्नांद उससे बहुत नाराज़ था और फर्नांद और डैंगलर्स में जान पहचान थी। अंत में वो बोला, अब मेरी समझ में सब कुछ आ गया। शादी के एक दिन पहले मैंने उन दोनों को एक शराब खाने में बैठे देखा था। अब मेरी समझ में आया कि ये लोग कितने दुष्ट हैं, लेकिन अब भी ये नहीं मालूम कि आखिर मुझे किस अपराध में सरकार ने जेल में बंद कर रखा है। मजिस्ट्रेट साहब तो बहुत भले आदमी थे, वे मुझे बचाना चाहते थे। जेल के पहरेदार लोग मुझे उनसे मिलने नहीं देते, वरना मैं उनको याद दिलाता जो उन्होंने कहा था, तुम्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी और मैं तुम्हें ज़रूर बचा लूँगा। उन्हें मुझ पर दया आई थी। पादरी कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, तुम बहुत भोले आदमी मालूम पड़ते हो। मुझे तो दाल में कुछ काला नज़र आता है। मजिस्ट्रेट तुम पर क्यों दया करने लगा? क्या वो तुम्हारा दोस्त था? वो तो सरकारी आदमी है। ये बताओ कि उस कागज़ पर किसका नाम लिखा हुआ था? एडमंड सोचकर बोला, उस पर पेरिस में रहने वाले किन्हीं मस्यू नोर्तियर का नाम लिखा था और मजिस्ट्रेट साहब ने मुझसे कहा था कि इस कागज़ की बात किसी से न बताना। फिर उन्होंने उस कागज़ को जला भी डाला था। पादरी बोला, अब मामला कुछ कुछ साफ होता नज़र आ रहा है। इससे तो जाहिर है कि मजिस्ट्रेट का इसमें कोई लाभ जरूर था, तभी उसने तुमसे कहा था कि इस कागज़ की बात किसी को मत बताना। और नोर्तियर, इस नाम के किसी आदमी को तो शायद मैं भी जानता हूँ। अच्छा, मजिस्ट्रेट का क्या नाम है? पूरा नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्हें लोग मस्यू विलफोर्ड कहते हैं। यह सुनकर पादरी उठ खड़ा हुआ और ज़ोर से हंस पड़ा। फिर बोला, तुम बिल्कुल बच्चे हो, तुम्हें दुनिया का कुछ भी पता नहीं। अरे पगले, क्या इतनी सी बात भी तुम्हें समझ में नहीं आती कि मजिस्ट्रेट ने उस कागज़ की बात को गुप्त रखने के लिए क्यों कहा था? जानते हो, ये मस्यू नोर्तियर जिनके नाम वो गुप्त चिट्ठी थी, उसी मजिस्ट्रेट के पिता हैं। उस बदमाश ने अपने पिता को बचाने के लिए ही ये सब षड्यंत्र रचा है और तुम उसे बहुत भला आदमी समझ बैठे हो। एडमंड ये सब सुनकर बहुत चक्का रह गया। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वो कुछ देर तक आंखें फाड़ पादरी की ओर देखता रह गया। उसने आज तक नहीं सोचा था कि कोई आदमी इतना नीचा हो सकता है। वो फौरन उठ खड़ा हुआ और बोला, पादरी साहब, मेरा दिमाग चक्कर खा रहा है। मैं कुछ देर तक अकेला रहना चाहता हूँ, इस समय मुझे जाने दीजिए। यह कहकर वो अपनी कोठरी में लौट आया और औंधे मुँह एक कोने में पड़ रहा। पिछले दिनों की सारी घटनाएं एक एक करके उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगीं। उसे लगा कि पादरी का कहना बिल्कुल सही है। पादरी ने जैसे उसकी आंखें खोल दी। उसने कसम खाई कि वो इन लोगों से बदला लिए बिना चैन से नहीं बैठेगा। वो चुपचाप पड़ा रहा। पहरेदार कब आया और कब खाना रखकर चला गया, इसका भी उसे पता नहीं चला। कुछ देर बाद मौका देखकर पादरी उसके पास आया और उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे दिलासा देने लगा, लेकिन उसे रोककर एडमंड बोला, इस समय इन बातों को रहने दीजिए। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। इस समय मैं अपने आपे में नहीं हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं कर ही क्या सकता हूँ। अपना मन बहलाने के लिए मैं आपसे थोड़ा लिखना पढ़ना सीखना चाहता हूँ। क्या आप अपने अगाध ज्ञान में से मुझे कुछ नहीं देंगे? पादरी ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों नहीं, पर मेरे पास है ही क्या। जो कुछ मैं जानता हूँ उसे सीखने में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल लगेंगे। इस तरह एडमंड ने पादरी से शिक्षा लेनी शुरू की। थोड़ा थोड़ा पढ़ना लिखना तो पहले से ही जानता था, लेकिन पादरी की मदद से उसे बड़ा लाभ हुआ।